कल वाले जो टॉपिक पढ़ाए गए थे आपको, टॉपिक का मॉडल बताया गया था, वो तीन मॉडल बताए गए थे ना, एक मिक्स सिस्टम था और एक पूंजीवादी समाजवादी। ये सब चीज़ों के टॉपिक आपके मोस्ट प्रॉब्ली सबके क्लियर होंगे। तो अब आगे इसमें हम आएंगे, एक प्लानिंग आया था। प्लानिंग में एक्चुअली पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस इरा में कौन सी प्लानिंग की पॉलिसियाँ आएंगी। सो आज़ादी से जस्ट पूर्व, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडल देखेंगे, मतलब आज़ादी के बाद। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है। हाँ, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले जस्ट कौन सा पहला मॉडल आया था, किसी ने हिस्ट्री में पढ़ा है? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा या इकोनॉमिक हिस्ट्री में? विशेष सुरैया मॉडल के बारे में सुना है? विशेष सुरैया मॉडल आया था 1934 में, लेकिन ये पेश हुआ था कांग्रेस की मीटिंग में 1931 में, ठीक है। इस मॉडल का मेन उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर से वर्करों को इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना। ये पहला एक्चुअली में एक लिखित प्लान बना था कि देश आज़ाद होगा तो इस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए। एम विशेष सुरैया का मेन रोल था इसमें। उसके बाद दूसरा एक प्लान बना था 1938 में, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। सुभाष चंद्र बोस उस समय क्या थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और वही किसके प्रेसिडेंट थे? तो वाइस चेयरमैन इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के थे नेहरू जी। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे पुराने बच्चे, पढ़ा नहीं मॉडर्न हिस्ट्री, पिछले साल से पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ा किसी ने। तो अब उसमें ये आया, उसमें एक्चुअली में कई चीज़ें थी उस समय नेशनल प्लानिंग कमेटी में। तो कई लोग सोशलिस्ट लीनिंग थे, जैसा कल मैंने बताया था आप लोगों को, सामाजिक मतलब समाजवादी की तरफ। कुछ लोग कैपिटलिस्ट थे, कुछ लोग मिक्स मॉडल के सपोर्टर थे। उसका रीजन ये था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे और हम पूरी तरह एक सिस्टम पर रिलाई नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट की तरफ पूरा रिसोर्सेज था, ना ही प्राइवेट की तरफ। हमें प्राइवेट प्लेयर को भी इन्वॉल्व करना था और हमें गवर्नमेंट सिस्टम को भी इन्वॉल्व करना था, दोनों को डेवलप कराने थे, जिससे आगे चल के हमारे पास रोजगार हो, एजुकेशन हो, पॉवर्टी से दूरी बढ़ाई जा सके, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों में वर्क किया जा सके। तो मेन फोकस जो रहा हमारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का, उस समय प्लान बना। उसके बाद फिर प्लान आता है आगे चल के बॉम्बे प्लान 1944 में। कौन कौन था? इनका मेन फोकस था जॉब क्रिएट करना, और ये कहते थे कि इतने साल में सबकी इनकम दोगुनी हो जाएगी, फिर 3 गुनी हो जाएगी। इस तरह का इनका प्लान था, और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे। इसमें ज़्यादातर सब पारसीगंज थे, ठीक है। नाम हम लिखाएंगे, जो चीज़ें बोल रहे हैं अभी हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को, ये चीज़ें कैसे। बॉम्बे प्लान के बाद एक प्लान और आया था 1944 में, गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान के प्रणेता थे, नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा? एम श्री ऐसे कुछ था, क्या नाम था? एम श्रीमन नाम था उनका। इन्होंने गांधी प्लान रिप्रेजेंट किया था। गांधी प्लान की क्या फिलॉसफी होती है? यस, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन ना करना, पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स को इन्वॉल्व करना, गाँव की तरफ डेवलपमेंट करना, चरखा खादी उद्योग को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें उनके में ज़्यादा फोकस एरिया, और उतना ही प्रोड्यूस करना जितना ज़रूरत है, उतना ही प्रोड्यूस करना जितना ज़रूरत है। ये नहीं डिमांड और सप्लाई के हिसाब से लग्जरी चीज़ें, ये सब चीज़ों का वो प्रमोटर नहीं होते थे। इस हिसाब से इकोनॉमी में सबको इन्वॉल्व करना, सबकी ज़रूरतें पूरी हो।
इस हिसाब से चीजों का क्या करना, प्रोड्यूस करना। ये था गांधीयन प्लान का बेसिस। उसके बाद आगे चल के एक प्लान आता है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान ले आते हैं जयप्रकाश नारायण जी। उसका भी कमोबेश ऊपर नीचे किसके बेसिस पे रहता है, गांधीयन प्लान के बेसिस पे। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहते, थोड़ा बहुत एक्चुअली में गांधीयन फिलॉसफी से ही रिलेटेड रहता है। उसमें भी ये रहता है कि जिनके पास जो कैपिटल होल्डर है सबसे ज्यादा सोसाइटी में, वो लोगों को जॉब दे और वो लोगों को कैपिटल अपने डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके बेसिस पे होता था। सन 1950 के आसपास। अभी मैं एक चीजें डेट वाइज और चीजें कौन कौन था वो चीजें मैं लिखा दूंगा। मैं भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ वो प्री इंडिपेंडेंस एग्जाम में कौन कौन सी चीजें थी। तो फिर अब लिखना चालू करें। आगे चलते फिर इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडल आएगी, फिर प्लानिंग कमेटी आपकी, वो प्लानिंग कमीशन बनेगा 1950 में। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था, जिसको पता हो हाथ उठाए। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था, हाथ उठाने को बोला दादा, कोई बात नहीं, पता चल गया। प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, हाथ उठाओ सब लोग। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना है। नाम नहीं पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ बस, हाथ उठाओ, तुमको पता है? ठीक है। और किसे? वंदना तुमको नहीं पता है? बताइए। उपाध्यक्ष का नाम पता है? बताओ। करंट में कौन है? सुमन बेरी कंफर्म है? करंट में हटा रहे हैं ना, याद है तुम लोगों को करंट मेहनत जो कराई गई थी, बस थोड़ी कम रह गई मेहनत में ना, थोड़ी सी सास बंद करके बात करते हैं। बंक नहीं करा था सर, तो लेट नहीं, लेट नाइट में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो फिर सुबह उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। हाँ चलिए लिखो पहले एम विश्वेश्वरैया प्लान। पहला प्लान समझ में आया ना, अब उसी वाइज हम सीरीज वाइज लिखाएंगे। आज थर्ड के पार्ट ज्यादा इसलिए तेजी से लिखो, आजादी से पहले वाले में, ठीक है? एम विश्वेश्वरैया प्लान। अब देखो पॉइंट वाइज लिखना, जैसे उसमें पॉइंट वाइज बताए थे, पैराग्राफ वाइज मत लिखना। हाँ ऐसे एग्जाम में ना कभी स्टार वाले पॉइंट मत यूज करना, पॉइंट लिख को यूज करना। आदत डालना, ये मैंने गलतियां की हैं। एक्चुअली क्या होता है, इनको पता नहीं चलता कितने पॉइंट हमने लिखे हैं ना, जैसे ऐसे पॉइंट वाइज 1 या 10 ये अगर पढ़ के लिखो पेज पे नहीं, इसमें क्या होता है कि इसमें नहीं पता चलता। जैसे 10 पॉइंट तुमने लिखा, 7 पॉइंट लिखा, 7 नंबर लेगा तो एग्जामिनर को पता चल जाता है। ये इससे प्रॉब्लम होती है। नंबर डालो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? आदत डालो वो चीज़ की, नहीं इसलिए स्टार बनाओगे ना तो वो दिक्कत होगी। पॉइंट लिखो, प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पूर्व। ये कब आया? इन्होंने एक बुक छापी थी, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। विश्वेश्वरैया की प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया एक बुक थी, उसमें ये प्लान था 1934 में। एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया,
1934 की, उसी में ये प्लान था एमएसए सुरैया का। ठीक है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव वगैरह में कभी कभार डाल के पूछ लेते हैं, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है जो पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं। ये कितने साल के लिए? 10 साल के लिए ये प्लान बनाया गया था। 10 साल के लिए ये प्लान था। इस प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? दूसरा अगला पॉइंट, मेजर ऑब्जेक्टिव था लेबर को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना। लेबर को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना, मूव करना। कहीं पे अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है तो बता देना, ये सब बहुत नॉर्मल अंग्रेजी जो हम डे टू डे में यूज करते हैं। हिंदी अंग्रेजी में लेबर को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना। एक्चुअली में ये प्लान जो कहां पे फॉर्मुलेट हुआ था? कराची सेशन में, कांग्रेस के कराची सेशन में 1931 में। इसका जो प्रोस्पेक्टिव है, इस प्लान का प्रोस्पेक्टिव मतलब कोई ऑब्जेक्टिव होता ना किसी प्लान का, तो पहली बार कहां पे चर्चा किया गया था कुछ इसका? 1931 में कराची सेशन में। सेशन में डिस्कस हुआ था। हिंदी किस चीज में? अधिवेशन। तुम 5 लोग गर्मी में इतना मतलब और सीधे नहीं कर रहे। आराम से बैठ के लिखो। अगला टॉपिक लिखो, ऐसे नहीं। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, ये तो विशेष सुरैया प्लान का इतना ज्यादा, इससे ज्यादा देखो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, और किसी प्लान के अगर डिटेल में जाओगे तो जो हमारे लिए जरूरत नहीं, हम एग्जाम पर्पस से पढ़ेंगे ना। अब उस प्लान की पूरी गारंटी तो नहीं करनी ना, क्योंकि वो प्लान करंट में नहीं है। अगर करंट में होता, हमें बस इतना जान लेना होता है इसका बेस क्या था, इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। इतना ही एग्जाम में जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या कहीं कोट करने के लिए आपको। ठीक है, अगला देखिए, नेशनल पानी कमेटी 1938। उन्नीस सौ 38। ठीक है, इसमें पॉइंट लिखो। या पहला अटेम्प्ट था नेशनल प्लान इंडिया के लिए बनाने के लिए, इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जिसे माना जाता है, इसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना, विशेष रूप से कहीं पे अगर पूछा जाए फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा था, क्योंकि वो पहले का जो विशेष सुरैया प्लान हमने लिखाया वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो किसी एक राइटर और थिंकर का था, उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया था, उसका सिर्फ डिस्कशन हुआ था। लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी 1938 में, एक ऑफिशियल क्या है, जो कांग्रेस थी उसी की कमेटी थी 1938 में। यह कमेटी किसके द्वारा सेटअप की गई थी? उस समय प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे 1938 में? कौन बताएगा मुझे? हाथ उठाया करो तुम लोग, मैं बोल मत दिया करो, सबके अंदर क्यूरियोसिटी तो रहने दिया करो। यस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। चलो, सुभाष चंद्र बोस ने ये कमेटी सेटअप की थी। उसके चेयरमैन ये थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। और ये कमेटी चेयर किसके द्वारा की जाती थी? समिति के अध्यक्ष। इस समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू पंडित जी।
पॉइंट इसमें, इसकी रिपोर्ट वैसे तैयार नहीं हो पाई थी, इसकी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके कुछ पेपर 1948 और 49 में बाहर आए थे। मतलब ये प्लान पूरी तरह से एकदम जैसे होता नहीं प्लानिंग हर जैसे 5 ईयर प्लानिंग होती थी, पूरा उसका डॉक्यूमेंट आता था। नीति आयोग का 3 ईयर 7 ईयर 15 ईयर का प्लान आया था ना, इस तरह से। ये प्लान की रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके कुछ पेपर 1948 और 49 में बाहर आए। कहीं पे कोई दिक्कत किसी को? ये इस जो ये प्लानिंग कमेटी बनी, इन्होंने डिस्कशन किया प्लान कैसे बनेगा, क्या होगा, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रॉपर हुआ नहीं उस समय। ठीक है, कि जो ऑफिशियल रूप से बाहर आए निकल के कि ये चीज़ें इस कमेटी में तय की गई, लेकिन बाद में कुछ पेपर्स इसके कब आए, 48-49 में बाहर आए, जिससे पता चला इस कमेटी के कुछ ये प्रारूप थे। अब समझे? अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है बॉम्बे प्लान। क्या होगा? मतलब जब ये 1938 के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, गायब हो गया। लिखो बॉम्बे प्लान। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा कब आया, वंदना बताएंगे कब आया था। यार अभी तो पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखो बॉम्बे प्लान, इसमें पॉइंट देखो 1944 में आया था। आज भी बताया था, अब बाहर थे। ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे इन्वॉल्व थे। कौन कौन लिख लो, मिस्टर जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, क्योंकि कई बार नाम एक्चुअली में मैच मेकिंग में देता है। जिन लोगों ने घटना चक्र लगाया होगा, पुराने स्टूडेंट, उनको पता होगा इस तरह के क्वेश्चंस उठा पड़ते हैं। जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, नहीं एक ही है यार, लाला श्रीराम, लाला श्रीराम। सर ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, ये इंडस्ट्रीज लोगों ने मिलकर बनाया, उसमें गवर्नमेंट हमारे पास थी कहाँ? सर 1954 में कौन सी सरकार थी? सवाल कराएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कैमरा हो तो जॉन मथाई, इंडियन गवर्नमेंट में जॉन मथाई क्या पोस्ट थी? जॉन मथाई भी थे इसमें क्या? प्रेजेंट टाइम पर एक मंत्री। ठीक है, अब इसका ये लिखो, इस प्लान की ऑब्जेक्टिव क्या था, इसी प्लान का। सर एक इस प्लान की हेडिंग थी, पहले हेडिंग लिख लो, अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फॉर इंडिया। ओके ठीक है, देखो एक्चुअली में ये हेडिंग इंग्लिश में ही है। किसी किताब का नाम, किसी रिपोर्ट का नाम जो रहेगा वो किस में रहेगा? कोई नाम अगर टॉपिक छपा है उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इधर का उधर होगा। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम हम नॉर्मल लिखवा रहे हैं। लिखो अ ब्रीफ, ब्रीफ, नहीं ऑब्जेक्टिव हम बाद में लिखवा रहे हैं, अभी हेडिंग लिख लो, अ ब्रीफ मेमोरेंडम, MEMORANDUM
MEMORANDUM, मेमोरेंडम आउटलाइनिंग a plan of economic development for India। यही एक्चुअली में पूरी रिपोर्ट बॉम्बे प्लान के नाम से शॉर्ट में जानी जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था इस रिपोर्ट में कि सबके पर कैपिटा इनकम को हम डबल कर देंगे 15 साल में। लिख लो, 15 साल में पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात कही गई थी इस प्लान में। अभी किसानों की इनकम भी डबल करने की बात कही गई थी ना। वजाहत किस कमेटी की रिपोर्ट में कही गई थी रिसेंट में? हाँ हाँ, कृषि वाले में किसकी रिपोर्ट थी वो? नीति आयोग। खड़े हो जाओ। रिसेंट में 2022 तक को नहीं थी। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट में? शिवांशी, टेंशन मत करिए, उनसे नहीं पूछेंगे। अतुल नहीं आया आज? गौरी, अशोक दलवाई कमेटी की रिपोर्ट थी, याद है? ठीक है, ये हो गया। इन्होंने एक्चुअली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मेन फोकस किया था। इनका मेन फोकस था मार्केट इकोनॉमी को फ्री छोड़ा जाए। हाँ, पूंजीपति लोग थे इसीलिए सबको पता होना। मार्केट इकोनॉमी को फ्री छोड़ा जाए, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट को ये सपोर्ट करते थे जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो। अगला पॉइंट लिखो, पीपल्स प्लान। अगला टॉपिक, अगला प्लान, पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान आपका नाम पहली बार है? तस्वीर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। ठीक है, इसमें लिखो, पॉइंट लिखो, यह प्लान बेस्ड था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे। मार्क्सिस्ट, मार्क्स पता है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का बहुत नाम सुना होगा ना? क्या आइडियोलॉजी थी उनकी? पुराने बच्चे कुछ पढ़े लिखे नहीं है लग रहा। बेइज्जती करा रहे हैं। वेरी गुड। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एक पॉजिटिव का एक ये होता है कि समारा बन है वक्त अधिकारों की मांग वायलेंट एक्चुअली इनका रिवोल्ट था कि इनको सीधे से पूजा पाठ नहीं करनी है, इनको बस जबरदस्ती अपने हक को रिवोल्यूशन के थ्रू, और वो भी आर्म रिवोल्यूशन की बात करते थे, पलट दो पूरी सरकार को ही बैलेंस के थ्रू। जबकि गांधी जी का सोशलिज्म यही डिफरेंस है, वो नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे। अच्छा, नॉन वायलेंस की डेफिनेशन किसको पता?
नॉन वायलेंस की डेफिनेशन गांधी जी क्या कहते थे? हाँ क्या कहते थे मेरी क्वालिटी वाले सर से पूछना मेरी क्वालिटी का क्वेश्चन है बताया सर, हाँ बताओ हमें इसका योग बना दो सर, हम उसकी टक्कर ले लेंगे। ये गांधी वाले सिद्धांत है। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अगर किसी हिंसा की अपने अधिकारों की मांग करते हुए अधिकारों का किस तरह की हिंसा की मनसा वाचा करना सभी तरह की हिंसाओं को वो मना करते हैं। आप सोच भी रहे हैं किसी के बारे में हिंसा के लिए तो वो भी हिंसा कहलाएगी। मन ही मन गाली दे रहे हो किसी को तो वो भी हिंसा है। बहुत देते हैं ना वो ठीक है। ये प्लान ड्राफ्ट किसने किया था? एमएन रॉय ने। पॉइंट वाइज लिखना तो चीजें याद रहेंगी आसानी से, रिवाइज करना आसान रहेगा। एमएन रॉय यह प्लान 10 साल के लिए तैयार किया गया था। 10 साल के लिए। कब आया था ये? 45 में 34 में। कब आया था? 34 में गूगल कर लीजिए, वेरीफाई कर लो इन्फॉर्मेशन। एमएन रॉय प्लान 1934 मेरे विचार में 45 में कहाँ लिखा है? एमएन रॉय वाला जी। दस साल भी आया था हाँ 10 साल करने को गूगल करो एमएन रॉय। तो मेरा नेट चल रहा है ठीक है 45 लिख लो। ठीक है सॉरी, हो सकता है हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। हैं? 45 लिख लो। ठीक है क्या? उसको वाइट कलर लिखिए इनकी ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी किसको थी? एग्रीकल्चर को। अगला पॉइंट, इस प्लान की प्रायोरिटी किस पे थी? कितनी पर? कृषि पे। सर उद्योग पे भी पीपल्स प्लान में बेटा इस प्लान में एक फीचर्स और था नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, क्योंकि ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे बेस्ड था ना। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, जो भी सामान उत्पादित हो उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ला दिया जाए। राष्ट्रीयकरण कृषि उत्पादों का। जन योजना होगी हमारी। ठीक है, अगला प्लान लिखो गांधीयन प्लान। अगला प्लान लिखो गांधीयन प्लान। करण कर दिया जाए, हैं? करण कर दिया जाए, जो भी सामान उत्पादन किया जाए सब हाँ, एग्रीकल्चर और सारे सामान राष्ट्रीयकरण की बात की है। ये सब जितने पॉइंट है आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और देखिए जो चीजें आप लोग कहते हैं आपको भूल जाती है ना, जो चीजें जिस दिन पढ़ाई जाए उसी दिन अपने नोट्स से प्लस बुक, जो बुक्स हमने बताई हैं वहां से वो टॉपिक आज ही पढ़ लेंगे तो वो चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी। और फिर डे टू डे में जब हम यहाँ पे चर्चाएं करते रहेंगे आपको चीजें याद होती जाएंगी। वो चीजें एक दिन में नहीं याद होती, आप सोचें कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे तो फिर चीजें याद नहीं होंगी आपको, आप भूल जाया करेंगे। अभी छोटे छोटे सेगमेंट में चीजें चल रही इसलिए जल्दी से जल्दी याद होती चली जाएंगी। आप इंटरलिंक कर पाएंगे आगे जब और कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आप बेसिक चीजें क्या कर पाएंगे? इंटरलिंक कर पाएंगे।
कर पाएंगे ना। इसी तरह चीजें आप डे टू डे बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, और जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भी अच्छे से हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हैं। नहीं होंगे जिसके पास तो मुझे मैसेज कर देगा, हम भेज देंगे उसको। जिसको नहीं मिलते हैं कहीं से पीडीएफ वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं भेज दूंगा। नंबर कर मैंने दिलवा दिया था सबको, ठीक है। तो कल मैंने नंबर दिया था, नंबर आप व्हाट्सएप कर दीजिए या टेलीग्राम कर दीजिए, हम भेज देंगे आपको, ठीक है। गांधीयन प्लान 1944, किसने इसको आगे बढ़ाया? श्रीमान नारायण श्री श्रीमन नारायण, श्री श्रीमन नारायण। ये कौन थे? प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज। कहाँ के प्रिंसिपल थे? वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज के। वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज। वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे ये। अब इसके पॉइंट लिखो। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन इसका मेन फोकस था। विकेंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण हिंदी में। विद रूरल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। रूरल डेवलपमेंट, कुटीर उद्योग, इन सब पे इनका मेन फोकस था। ठीक है। अगला लिखो, सर्वोदय प्लान 1950। सर्वोदय प्लान 1950। सर इन लोगों ने अपने नाम पे क्यों रखा? तो गांधी जी के फॉलोवर थे, तो गांधी जी के एक्चुअली आइडियोलॉजी को फॉलो किए, इसलिए गांधीयन प्लान था। नहीं जैसे क्या नाम है, बॉम्बे प्लान हम लोग, अब वो कमेटी ने क्या डिसाइड किया, हम लोगों ने अपने नाम पे एक्चुअली में कहा। बॉम्बे में हुई मीटिंग, बॉम्बे की सभी इंडस्ट्रीज से उसका नाम बॉम्बे प्लान शॉर्ट में कर दिए, रिपोर्ट का नाम कुछ और था। अब अपने नाम पे ऐसे रखते तो फिर नेशनल फीलिंग कहाँ आती है, तो फिर इंडिविजुअल फीलिंग आती ना। सर्वोदय प्लान मतलब 1950 किसने ड्राफ्ट किया? ये जयप्रकाश नारायण ने। यह प्लान भी इंस्पायर था गांधीयन प्लान से, प्रेरित था। प्रेरित था मतलब सर्वोदय प्लान भी गांधीयन प्लान से प्रेरित था। और इसमें एक आइडिया और इन्वॉल्व था, सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे। सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे। सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे कौन बता सकता? हाँ उठा के मुझे बताएगा, मैंने नहीं बोला। सर्वोदय आइडिया विनोबा भावे है ना? विनोबा भावे का ऐसा मानना था कि सर्वोदय आप देश के जितने वर्ग हैं, जितने वर्ग हैं, गरीब वर्ग है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उधर उसकी अर्थव्यवस्था में एक भूदान वही था सर। गाँव
के मतलब भारत के छोटे छोटे क्षेत्र का प्लान कर सकते लिख सकते हो क्वांटिटी में नंबर लेकिन एक्चुअली प्लान काम है बोलते हो सही है ना, कम से कम इतना करेज तो है तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ का डिस्कशन करने का। बाकी लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, पूछते हैं। धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाएंगी अच्छी चीज़ें, इसमें क्या पूछना तो चाहिए कि वैसे ये प्लान किस पे फोकस किया है? स्मॉल और कॉटन इंडस्ट्री पे, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे और कॉटन इंडस्ट्री पे और कृषि पे भी। किस किस पे फोकस है? कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म पे और लैंड रिफॉर्म पे, भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म मतलब भूमि सुधार। साथ में इन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, विकेंद्रीकरण ऑफ अर्थव्यवस्था को वो किया, प्रपोज किया। इसका प्रपोज किया विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था का समर्थन। अब जितने प्लान लिखाए गए इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? कुछ कंक्लूजन निकल रहा है सारे प्लान से। सभी के मतलब कोई आइडियोलॉजी, सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज है ना। सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट लीनिंग है, गांधीयन प्लान है, तो सबका मिक्स। इस तरह के प्लान जब आ रहे थे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो इंटेलेक्चुअल्स वर्ग थे उस समय, तो इनकी अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो मिक्स व्यवस्था की तरफ संकेत दे रहे हैं ना। सबका एक कंक्लूजन पॉइंट कहाँ जा रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ का। तो कहाँ जाएगी हमारी इकॉनमी? अब समझ में आ रहा है कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी? उन्होंने जो आंसर्स दिया था रीजन का, तो लगभग काफी सटीक आंसर्स था ना, तुम लोग नहीं थे, तो इस प्लान में किसी को और कोई डाउट हो कहीं पे तो बताओ, फिर वरना आगे पढ़े पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले प्लान में। कोई ऐसी चीज पूछनी हो किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब हो सकता है उसका टाइमिंग ना दिया। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया? हाथ उठाएगा जिसको पता होगा। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया? और मुझे लगता है मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया गया। बोला था मैंने। सर 1950 में आया था। आईआईटी बताया था मैंने, स्टार्टिंग में ही बोला था। हाँ, बता दिया वजारत साहब ने पहले ही। कोई रोक नहीं सकते इनको जो पता है वो बोलना है। देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखना, उसमें नोट लिखो पहले ऊपर। इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनाई जाती है। इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी राष्ट्रीय समिति है, राष्ट्रीय समिति नेशनल फायर कमेटी होती है। इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी लिखिए इसे इंग्लिश में,
दूसरी मीटिंग से ढूंढने जाओगे तो और व्यवस्था को हाँ इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी। इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी फॉर्म की गई। किसने फॉर्म किया इसको? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी को फॉर्म किया 1948 में। नेहरू जी इसके चेयरमैन थे। रखी गई अपने बेटा 1948 1948। इस कमेटी का मेन एम था बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप एंड अर्बन एंड रूरल इकोनॉमीज। देखो दो चीजों में ये बैलेंस बनाने के लिए बनाई गई, एक तो प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक कौन सी? गवर्नमेंट। रूरल और अर्बन इकोनॉमी के बीच में, प्राइवेट और पब्लिक इंटरप्राइजेस के बीच में, प्लस रूरल और अर्बन गांव और शहरी, प्राइवेट और सरकारी इंटरप्राइजेस, इन सब के बीच में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई। सामंजस्य, संबंध नहीं, संतुलन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें। इसने ही रिकमेंड किया परमानेंट प्लानिंग कमीशन बनाने के लिए। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्लानिंग कमीशन बनी है 1948 में। इसी कमेटी ने रिकमेंड किया प्लानिंग कमीशन बनाने के लिए। समझे? किसी को कोई डाउट करने पे इसमें चीजें क्लियर है ना? क्योंकि रिपीटेड कई बार चीजें बोलने में लोग कंफ्यूज ना हो जाए। नहीं कोई कंफ्यूजन है? वजाहत इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी किसने बनाई? ऑल इंडिया उसके चेयरमैन कौन है? कौन सी बात है? केशव, प्लानिंग कमीशन किसके रिकमेंडेशन पे बना है बताइए? प्लानिंग कमीशन बनाने के लिए किसने रिकमेंड किया? आप बताओ बेटा। अभी भी लिखे दादा, देखो लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में अभी तो लिख के खत्म किया जैसे लाइन, तुरंत तो पूछ रहा हूं मैं। कंसंट्रेट करो क्लास में और लेवल करो सब लोग। किसी से भी आप कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वरना किस सब ने रिकमेंड किया है प्लानिंग कमीशन बनाने के लिए? गर्दन मत झुकाओ। पता है तुम्हें, पता इसलिए नहीं 1948 में ना बच्चों थोड़ा फोकस करो। एकदम क्लास में के बच्चों की तरह थोड़ी सी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं। अभी थोड़ा टाइम दे रहे हैं, एक आध दो क्लास नहीं क्लास में, इसके बाद बहुत तेजी से आना पड़ेगा ना हमें। इतना टाइम नहीं रहेगा चीजों पे इन्वेस्ट करने का। ठीक है, मार्च 1950 में, अगला पॉइंट लिखो। मार्च 1950 में
मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन। ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया गया, कुछ ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार के द्वारा प्लानिंग कमीशन के गठन के लिए, और गठन भी किया गया साथ में सरकार के द्वारा। कुछ उद्देश्य पर दिए गए। प्लानिंग कमीशन के गठन के लिए प्लानिंग कमीशन गठन भी किया गया। ये सरकार के एक रिजोल्यूशन से हुआ था। और रिजोल्यूशन की ड्यूटी क्या होती है, क्वालिटी वाले बताएं। बदलाव रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन सरकार के रिजोल्यूशन के द्वारा ये बनाया गया प्लानिंग कमीशन। ये एक्चुअली में प्लानिंग कमीशन क्या कैसी बॉडी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये एग्जीक्यूटिव की बॉडी की तरह थी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं ना इसको, टर्म सुना नहीं ये सब। अतिरिक्त संविधान बॉडी और इसका चेयरमैन कौन बनाए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मतलब पीएम साहब। योजना आयोग है प्लानिंग कमीशन। पूरा स्ट्रक्चर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी प्लानिंग कमीशन की, ये लिखो फटाफट। अपने देश में कितने रिसोर्स हैं, कौन से रिसोर्स हैं, कैसे हैं, उसका असेसमेंट। रिसोर्स मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ज्यादातर बहुत कॉमन इंग्लिश में है ये सब, ऐसी इंग्लिश है कि जो आप डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं। कुछ ऐसे इंग्लिश जहाँ पे टर्म आते हैं वहाँ पे मैं बोल देता हूँ, इसलिए हिंदी इंग्लिश में आप लोग घबराइएगा मत किसी बात से, ठीक है। विस्तृत जानकारी जुटा के क्या फायदा होगा ये बताओ। संसाधन उनको चाहिए, मतलब सारे संसाधनों को क्या करते हैं, संसाधन कितना है कितना नहीं है आकलन करना है। सारे संसाधनों का आकलन करना है, ये सब अच्छा है। आकलन करते हैं ना, अब आकलन करके क्या होगा हाँ बेस लेकिन प्लानिंग कमीशन का क्या काम हो गया, प्लान बनाना, किस सेक्टर को कितना डिस्ट्रीब्यूशन, किस सेक्टर को क्या जरूरत है, किस सेक्टर में क्या कमी है, कौन से रिसोर्स का कैसा यूटिलाइजेशन करना है, कहाँ से कितना फायदा होगा, इसके बेसिस पे ये प्लान बनाएगा ना प्लानिंग कमीशन। लिखो हैं संसाधनों का अपना उत्पादन यस लिखो, जितना बता दिया लिखो, क्या करेगा रिसोर्सेज का, थोड़ा दिमाग लगाओ ना आप तो क्या लाइन टू लाइन लिखवाएं पूरी। क्या करेगा, रिसोर्सेज का आकलन कर लिया, रिसोर्सेज के आकलन के बाद प्लानिंग में कैसे यूज करेगा वो। यार सब लोग डीएम बनने जा रहे हो, डीएम एसडीएम कैसे, मतलब इतना तो बता दिया कि आगे तो अपने आप एक कदम आगे बढ़ दिया था। एक कहावत है ना, डी वहाँ हो तिरछी हिमालय ऐसे कुछ करके, इसने बढ़ा ये कहावत, बढ़ा ना, बताओ ना। आरओ देने के लिए हिंदी भी पढ़नी होगी। आरओ कौन कौन दे रहा है, रिव्यू ऑफिसर की जो पोस्ट आने वाली है, देना ना सीरियसली, डीओ भी देना ना। किताबों की लिस्ट ले लो बेटा, अभी 2-3 महीने में टाइम रट लो। आरओ भी और डीओ भी दो, डीएड कंप्लीट हो। लॉ एजुकेशन ऑफिसर रट जाएंगे, अगर रटने से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये बता देना इनको लास्ट सर
वीडियो को जरा पीछे करते हैं नहीं किताबें बता दें सर वीडियो की नहीं पता वीडियो को पीछे वीडियो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की बात देखो वैकेंसियां कौन कौन सी आने वाली है अभी आरओटी आएगी डब्ल्यू ऑफिसर एक असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी वाली वैकेंसी आएगी अभी बीच में प्राइवेट उम्मीद लग रही है अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं आया था आयोग का और बीईओ की वैकेंसी आगे चल के आ सकती है फिर आगे यूपीपीसीएस तो आएगा ही दिसंबर में हाँ वो फरवरी मार्च तक जब भी आता है नोटिफिकेशन उसी के आसपास नहीं सर इस बार दिसंबर में भी नहीं वही आएगा उसी के टाइम आएगा और बाकी बीच में हो सकता है हाई कोर्ट की कोई वैकेंसी आ जाए ना जो इमीडिएट जॉब वाले हैं अगर चीजें प्रैक्टिस करना चाहिए जैसे हाई कोर्ट के एग्जाम्स जो होंगे सर उसमें लगभग सब में एलएलबी मांग नॉर्मल ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी कर लेना ट्रिपल सी नॉर्मल ये एआरओ के लिए एलिजिबल हो जाओगे ट्रिपल सी कर लेना एक महीने का एग्जाम होता है कर लेना सब एग्जाम जाके और कुछ वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे उसे पढ़ के जाके दे आओ नहीं इसमें मुझे आई नोटिफिकेशन उसमें ट्रिपल सी और लेवल रिक्वेस्ट कुछ किया है पहले मुझे नोटिफिकेशन का फिर से देखा चेंज किया नहीं वो लेवल के साथ नहीं मुझे तो ट्रिपल सी किसके किसके पास है यहाँ पे तो मेरा वो लेवल भी ट्रिपल सी भी है लेवल भी है बस पढ़ते हैं अकेडमी है सीएनसी भी है डीएनसी भी है सर जरूरी होता है क्या ट्रिपल सी का एग्जाम जो मांगता है ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन चाहिए आपको कंप्यूटर आता है उसके लिए सर्टिफिकेट क्या है आपके पास एक सर्टिफिकेशन तरह का एग्जाम होना है जाके सर वो तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट वो गवर्नमेंट का ही माना जाता हाँ है सर भैया वो लेवल पे करने के बाद उसमें क्या है हाँ तो पेपर पढ़ के दे साथ में अभी एक साल में आएंगे तो हो जाएगा लेकिन अभी हो सकता है सर प्रधानमंत्री कॉलेज का मुझे मनी में ये चीजें रहेंगी आपको और जो ये पुराने बच्चे हैं कुछ इनको मैंने काफी किताबें बताई हैं वैसे आप हमसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं जो बुक्स हैं सभी सब्जेक्टों की बुक मैंने बताई है उससे लेकिन अभी मैं एज ए इकोनॉमिक्स टीचर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बुक बता सकता हूँ ठीक है बाकी बुक्स जो भी चीज़ें हैं आप पूछ लीजिएगा हम बता दिया करेंगे किसी भी सब कुछ भी हो बाकी एक्सपीरियंस है सबको कुछ और अपने बता देंगे चीज़ें आप ग्रुप में मुझे बता दीजिए ठीक है तो जिन भी सब्जेक्ट की आपको रिगरसली मेहनत करनी ही करनी है 7-8 घंटे निकालने चालू कर दो जिसको नौकरी चाहिए आने वाले 6-7-8 महीनों में जिसको भी नौकरी चाहिए दिनों रात लग जाओ कोई सोल्यूशन नहीं दिनों रात लग जाओ 7-8 महीने कोई एक्सक्यूज नहीं जो लोग एक्सक्यूज देंगे तो एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज होके जाके अगर उसका सच्चाई जाननी हो कुछ पुराने लोग यहाँ बैठे हैं इनसे पूछिएगा ये अपने बता देंगे ये लोग भी लास्ट ईयर उसी फेज से गुजरे हैं और एग्जाम के टाइम पे लोग क्या हाल थी सच बताएंगे सच बताना तुम लोग मत बोलना ठीक है एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ सीसेट मैंने क्वेश्चन ही नहीं कर पाया था मैं कभी तो मिल नहीं था यूपी वाले हैं यूपी वाले में कम्युनिकेशन स्किल्स तो तुम काम हो गया था कि नहीं उससे कितने में डॉक्यूमेंट वगैरह दिया था ना मैं उसका आए थे ना
सारे के हमने सब्जेक्ट क्लियर कराए। वो तो थे, वो बात ठीक है, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं। बात ये है, हमने मना किया था। कोई नहीं। मजाक कर रहे हैं, मैंने किसी ने मना नहीं किया, मैंने भेजा था। अरे सर टेलीग्राम कौन बोला है? क्या तो क्या करें बताओ? नहीं सर, टेलीग्राम पे सर बहुत सारे वो है ना बने हुए। यार वो तुम जानो तुम्हें कौन सा ग्रुप देखना कौन सा नहीं, मैं कैसे क्या करूँगा? एक तो सर उसमें नोटिफिकेशन बहुत लेट आती है। नोटिफिकेशन एक होती है थी कि दूसरे चैनल पे पड़ा था, चैनल पे डाला था मैंने। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने पेपर भी कराया था एप्लीकेशंस के लिए, 2-3 पेपर भी थॉट प्रोसेस भी बताया, 1-2 पेपर भी कराए थे ना। तो करंट में जितनी सारी चीजें मैंने कराई थी सर, करंट तो बहुत बढ़िया गया। कहा था एक ही टॉपिक से करना है। नहीं करंट तो बहुत बढ़िया है। ये किया था मैंने, बजट पे बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, लास्ट मिनट में क्लास एंड करनी पड़ी थी। सर बजट का भी तो ओवरव्यू ही आया था, केवल ज्यादा नहीं ऊपर भी मैं अंदर घुस के पूछा था उसमें फैक्चुअल चीजें, उतना टाइम नहीं मिला था एक्चुअली में। कुछ क्लासेस बच्चे कम आ रहे थे, बंद नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन ये ना जो 3 मिनट जो हम रटा रहे थे सबको, मोस्ट ऑफ जितने लोगों ने भी रटी रही होगी वो बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने सर एमसीक्यू रखे थे, वही आ रहे थे। करंट अफेयर्स के मैंने एमसीक्यू देखे थे, तो वही लगभग वही सेम। रटना चाहिए कि किन लोगों ने रटी थी और किन किन को पछतावा हुआ कि रटे नहीं ढंग से। पछतावा हुआ था, कुछ चीजें और पढ़नी चाहिए थी इससे। सर यूपीएससी के लिए यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। सर यूपीएससी के लिए मुझे पछतावा नहीं हुआ कि मैंने नहीं पढ़ी। उन्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाई नहीं ढंग से अभी घटना चक्र की चीजें फैक्ट और जो एक्सप्लेनेशन है लेकिन सर क्वेश्चन तो सर उसमें यूपीएससी में ऐसे आ रहा है कि अब वो मुझे लगता है कि अगर हम रमेश सिंह को भी 2 बार पढ़ेंगे तो तब भी 40 का हम उसे बिल्कुल कर नहीं लेंगे तो तब तक समझ में नहीं आएगा। करवाएंगे हम, पेपर करवा देंगे कैसे पढ़ने की। देखो पेपर टफ आ रहा, पेपर सबके लिए टफ आता है, पेपर एक के लिए टफ नहीं आता, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके वाइड एरिया स्टडी है आपकी, आप एलिमिनेट कर लेते हो क्वेश्चंस, तो आपके लिए उतना टफ नहीं पड़ता। बट आप जब चीजें पढ़े ही नहीं रहेंगे, जितना लोग पढ़े हुए हैं आपके साथ के, तो आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हैं। अगला पॉइंट आओ। अब यहां से शुरू होगा 5 ईयर प्लान। लिखो द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। इसी में पंचवर्षीय योजनाएं। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना? वीडियो में इंग्लिश है। लिखो इसमें एक सर्कल बनाओ, लिखो उसमें एक तरफ एरो पे ग्रोथ, सर्कल बनाना नहीं आता तुम्हें? अरे सर पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखना है या पहली पंचवर्षीय योजना? पहले पंचवर्षीय योजना लिख दो तुम, उसके बाद अभी हम पंचवर्षीय योजनाओं के एक-एक करके बताएंगे। पहली पंचवर्षीय द गोल ऑफ पंचवर्षीय योजना बोला ना मैंने, गोला बनाया। एक एरो लिखो ग्रोथ, दूसरा एरो लिखो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण। ऐसे गोला बनाना है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर, इक्विटी समानता,
बताओ, ये 4 ऑब्जेक्टिव एक्चुअली में रखे गए गोल में 5 ईयर प्लान के। ग्रोथ का मतलब यहाँ क्या होगा आगे, कौन बताएगा? अरे यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बाद में आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12th प्लान में लिखा गया था, उसमें नहीं। संसाधनों की वृद्धि करना, लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करना। संसाधनों की वृद्धि किससे करोगे? ग्रोथ से। उसके बाद मॉडर्नाइज में, उस ग्रोथ में क्या लगाओगे? मॉडर्नाइजेशन, सारी नई टेक्निक्स। फिर क्या करोगे? सबके बीच में इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबके समान डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या? सेल्फ रिलायंस, बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे, हमारे देश में सारी चीजें पैदा हो। यही तो मेन गोल होना चाहिए ना हमारा। आज भी तो यही गोल है। एक गोल सर कल्याणकारी राज्य भी बनाना है। ऊपर पावर लगा डेवलपमेंट में भी उपयोग करा देंगे राज्य। तो जनरली ये चीजें आपको चारों चीजें पता चल रही ना। ग्रोथ क्या है, सेल्फ रिलायंस क्या है, ये इसके बारे में एक एक चीजें हम लिखवा नहीं गए। सीधा अब आएंगे 5 ईयर प्लान पे एक एक करके। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट ने जब देश आजाद हुआ तब इन्होंने क्या किया? हाँ बताइए, जब देश आजाद हुआ तो प्लानिंग में प्राइम मूविंग फोर्स किसको अपनाया गया? किसी पहली प्लानिंग में नहीं हुआ। प्लानिंग में एक्चुअली में था इंडस्ट्री, प्लानिंग को फोकस किया गया। बट इनका था पूरी प्लानिंग का एक्चुअली जो सवाल था इनका, पहले इन्होंने प्राइम मूविंग फोर्स बनाया इंडस्ट्री को। पहले प्लान में क्या था, क्या नहीं था? पहली प्लानिंग में नहीं, ओवरऑल प्लानिंग में गवर्नमेंट का प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव हुआ, इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्री को पहले प्राइम मूविंग फोर्स बनाने की कोशिश की। वहां पे डिफॉल्ट क्या हुआ? कई बार क्रिटिसाइज नहीं करती अभी की गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चर को बनाया गया होता। नहीं ध्यान आ रहा। पहली प्लानिंग में तो था, फिर उसके बाद महाबल साल में आता, फिर वो इंडस्ट्री की तरफ ले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर एग्रीकल्चर पे आते हैं। फिर उसके बाद 2002 से प्राइम मूविंग फोर्स बनाया गया एग्रीकल्चर को, 2002 से स्पेशली। प्लानिंग में क्या आ रहा है? 5 ईयर प्लान में उसके ऑब्जेक्टिव अलग है, बट प्राइम मूविंग फोर्स ओवरऑल जो बनाया गया, किसको बनाया गया? इंडस्ट्री को। अब जब इंडस्ट्री को बनाया गया प्राइम मूविंग फोर्स, तो समस्याएं क्या हुई? कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पावर, रोड, हेल्थ, स्किल्स वर्कर। ये क्या उस समय नहीं थे ना, स्पेशलाइज्ड मशीनें, ये सब थी नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज थे, पैसे थे नहीं थे, ना गवर्नमेंट के पास। बट यहाँ पे आर्गुमेंट काउंटर ये आता है कि अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर को बनाया गया होता, एग्रीकल्चर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर सकती थी, लैंड रिफॉर्म जिसे कहते हैं। उसके बाद ये कम स्किल्स वाली जॉब होती है। सर लैंड रिफॉर्म कैसे कर सकती थी गवर्नमेंट? क्यों नहीं कर सकती? सर उस समय तो हमारे पास मौलिक अधिकार था इसका। किसका? भूमि रखने। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे ना सर वो तो बाद में गए थे ना, जब पहली कंट्रोवर्सी हुई तो 50 जब आपके पास संविधान बन रहा था, अगर लैंड रिफॉर्म आपके पास दिमाग में होता चीज़ों का डिस्कशन डिबेट में आती वो चीज़ें, तो क्या आपके पास पार्लियामेंट में पावर नहीं थी उसको अमेंडमेंट करने की? लिविंग डॉक्यूमेंट हुआ ना। जब सरकार को कोई चीज़ करनी है तो सरकार क्या है? जब पार्लियामेंट, सर पार्लियामेंट के माध्यम से बदल सकती है उस चीज़ को, लेकिन ये सर हुआ तो काफ़ी टाइम बाद था। हम अभी कब की बात केस आया था तो हम कब की बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग में जब प्लानिंग चीज़ें बन रही थी, देश आज़ाद होने के बाद चीज़ें बन रही थी ना, तो आपके सामने जो चीज़ें आती थी अमेंडमेंट होने नहीं चालू हुए। सरकार हमेशा अमेंडमेंट नहीं कर रही है संविधान में। सर
ये अमेंडमेंट भी तब किया गया था जब बाहर से किसी ने केस किया गया था, ना कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया था। कोई भी अमेंडमेंट XYZ स्वेच्छा से नहीं। अभी हम क्या कह रहे हैं, हम किसको यहाँ पे क्रिटिसाइज या किसकी बातें कर रहे हैं? सरकार की ना। सरकार ने इंडस्ट्रीज को अगर बोला लैंड रिफॉर्म अगर सरकार को करना ही होता, नहीं की ना सरकार उस समय, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना एग्रीकल्चर में करना आसान था, एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाते, ऐसा कहा जा रहा है। जब कोई चीज फेल हो जाती है तो लोग दूसरा ऑप्शन सजेस्ट करते हैं ना। कोई जरूरी नहीं था, हो सकता है एग्रीकल्चर में भी कुछ इश्यूज आ जाते, बट एज पैरामीटर देखे जाए तो उसके आर्गुमेंट भी ठीक ही है। एग्रीकल्चर पे हमें कम स्किल्ड फोर्स चाहिए होती है कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के। सर एकदम शांत हो, कुछ भी बोल नहीं रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा किसी को। कम स्किल फोर्स और एग्रीकल्चर पे कंटिन्यूअसली हमारे पास पारंपरिक संसाधन थे, पारंपरिक वे था खेती करने का, उसको बढ़ावा देना था। कम इन्वेस्टमेंट में लैंड रिफॉर्म करके, लेबर का रिफॉर्म करके, फूड सिक्योरिटी और इन सब चीजों पे फोकस किया जा सकता था ना। जबकि इंडस्ट्रियल प्राइम मूविंग फोर्स सब किया गया पूरी इकोनॉमी का, तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम थी वो तो हमने आपको भी बताई। उनके रिसोर्सेज, स्कार्सिटी रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस हुआ। फूड सिक्योरिटी जब 1967 में प्रॉब्लम आई, उसके बाद जब ये ग्रीन रिवोल्यूशन का फूड सिक्योरिटी खत्म हुई इंडिया की। उसके पहले तो हम बाहर से मंगाते थे गेहूँ, कई देशों पे डिपेंडेंट थे और वो देश उसी बेसिस पे पॉलिटिक्स भी करते थे। इंटरनेशनल एरिना में इंडिया के साथ नेगोशिएशन थी। 1948 में औद्योगिक नीति आई थी, उसके कुछ प्रावधान पहले गए आपने कहा कि जो उद्योग रखना कृषि रखना प्लानिंग करनी चाहिए। 1948 में औद्योगिक नीति आएगा सर, मीडिया बाद में इंडस्ट्रीज वाले भी आएंगे, तब एक एक चीजें बताएंगे ना। अभी आप नीति यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा सकते, क्योंकि औद्योगिक नीति बात चलेगी। मैं मानता हूँ औद्योगिक नीतियाँ आई थी। अभी जब इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें सारे कौन कौन से फैक्ट्री एक्ट, कौन कौन से इंडस्ट्रीज एक्ट आए थे, उसके प्रोविजन जो मेजर होंगे वो बताएंगे। अभी हम लोग प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं। सेगमेंट है ना, हर चीजों पे क्या फोकस कर रहे हैं। और एक टर्म हमने लिया था डिमांड और सप्लाई। डिमांड सप्लाई कर बोले थे फर्स्ट क्लास में। यहाँ प्लानिंग में भी पहले क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का आकलन कर रहे हैं। रिसोर्स कहाँ कितनी डिमांड क्रिएट करानी है, कहाँ पे सप्लाई कितनी लेनी है, उन्हीं पे तो फोकस करेंगे ना प्लानिंग में। तो बाद में इंडस्ट्री एज अ प्राइम फोर्स अपनाने का रीजन एक दिया गया सरकार की तरफ से, या बाद में जो इकोनॉमिस्ट है कि उस समय IMF और वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे मेजर फोकस था। उनको ही वो फंडिंग देते थे, उनको ही ज़्यादा चीज़ें वो प्रमोट करते थे। गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं थे तो पैसे उनसे लेने पड़ते कई चीज़ों पे, इसलिए इन लोगों ने इंटरनेशनल के प्रेशराइजेशन और इंटरनेशनल एरिया में जो चेंजेस हो रहे थे, इसलिए इन्होंने इंडस्ट्रीज को एज अ प्राइम मूविंग फोर्स लिया। समझे? अब अगर पूछा जाए क्वेश्चंस आपके पास इकोनॉमी का कि दोनों पक्ष के आर्गुमेंट आपके पास हो गए कि इंडस्ट्री को एज अ प्राइम मूविंग फोर्स क्यों लिया, और आपको क्या कहते हैं एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स क्यों नहीं लिया और क्यों लेना चाहिए। ठीक है, और इन सबकी हिस्ट्री आपको पीछे दिख रही होगी। अभी जितने प्लान बताए थे, अलग अलग सबके रिकमेंडेशन और ऑब्जेक्टिव थे ना, वो चीजें इंटरलिंक हो रही नहीं यहाँ पे। अब जिस आइडियोलॉजी का ज्यादा दबाव रहेगा उस आइडियोलॉजी की तरफ प्लान जाएगा, जिसके ज्यादा पैरामीटर्स रहेंगे उस तरफ प्लान जाएगा। अच्छे, क्योंकि प्लान्स तो सब्जेक्टिव है ना, सब मिलके बना रहे हैं, तो चीजों में जिस पे ज्यादा बेनिफिट दिखा उस समय उधर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम पहले प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951।
खड़े घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तुम लोग थक गए। सर लिखाइए। इतने यंग हो सब लोग। सर लिखाइए प्लीज। कितने का कर लिखाइए क्या बोल? सबको 12 बजे में दिख रहे हैं ना। 1951 से 1956 ड्यूरेशन पहले 5 ईयर प्लान का। मेन फोकस एरिया एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि। अब तक हम जो बता रहे हैं ना ओवरऑल प्लानिंग का प्राइमरी फोर्स बता रहे थे। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव लिखवा रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव लिखवा रहे हैं। पूरी इकोनॉमी एक अलग होती है, 5 ईयर प्लान लगाते हैं, ठीक है। पूरी इकोनॉमी को 5 ईयर प्लान से एकदम मर्ज मत कर देना आप लोग। 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव अभी लिखवा रहे हैं। अब तक जो हमने बताया पूरी इकोनॉमी का जो प्राइमरी फोर्स बनाया गया था, जो मेन फोकस किया जा रहा है, उसमें हमने बात की। एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। फोकस एरिया कौन सा था? एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके साथ इंक्लूड था इरिगेशन, सिंचाई विभाग, एंड पावर सेक्टर, बिजली विभाग। ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया था 2.1%। फास्ट देखो अटेंडेंस लगा दिया हम लोग को 2.1%। इसमें अचीव्ड ग्रोथ रेट कितनी हुई? 3.6%, मोर देन इट्स टारगेट। 3.6% अचीव्ड ग्रोथ रेट, मतलब इन्होंने टारगेट कितना दिया? 2.1% के आसपास ग्रोथ रेट होनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ रेट उससे ज्यादा चली गई 3.6। ये तो और अच्छी बात हुई ना जी। अगला देखो, स्मेलिंग देख लो। हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस था। हैरोल्ड डोमर HARROD डोमर DOMAR डोमर मॉडल पर बेस थी ये। अभी कोई था मॉडल उसी पे बेस थी। रट लेना अगर रखना होगा। सर ये मतलब उसमें ये था कि जो भी हमारे मतलब मौलिक अधिकार और उसमें जो बातें लिखी गई उसका इसी समय इसी प्लानिंग कमेटी के इसी प्लानिंग मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। सन कौन बताएगा मुझे? 55 वो 56 में LIC बना 55 इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55 है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अगला सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान एक्स्ट्रा लेके कवर करा दें और ये सारे प्लान तो कोई दिक्कत नहीं सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये देखो नींद आ रही है, कह रहे हैं थके नहीं हैं। किसमें पढ़े आज तक नोट्स नहीं हुए?
नोट्स में तो सब कुछ दिया, रहने लगे बस हमें तो नहीं है। लिखो 1956 टू 61 ड्यूरेशन कब से है? 1956 से 61। ठीक है, इस प्लान के बाद छोड़ देंगे, परेशान मत लिखो, तुमने लिखा हुआ है इसी से। अच्छा, इस ग्रेजुएशन हो गया इसका नहीं? बालिका वो हर बार मैं आऊंगा तो बाहर निकल इसका फोकस क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब तेजी से औद्योगिकरण विद अ फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री मतलब भारी उद्योग एंड कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स मीन्स पूंजीगत वस्तुएं। अगला पॉइंट इसमें ग्रोथ रेट कितना टारगेट किया गया था? 7.5%। 4.5 अचीव्ड ग्रोथ रेट का 4.1%। 4.27 अचीव 27 मैंने यहाँ 7.5% ही लिखा, मुझे भी ध्यान है। सर 7.5 तो सर कैसे आ जाएगी सेकंड प्लान में, क्योंकि पहले प्लान में 2 से चालू करी है। पहले प्लान में एक्चुअली में इन्होंने ज्यादा ग्रोथ रेट 3.6 पहुंचे ना, हाँ तो सर अचीव्ड, इसलिए ज्यादा रख लिया इन्होंने। नहीं रख सकते, हाँ तो सर इतना ज्यादा थोड़ी कर लेंगे, डबल 7.5 तो कर सकते हैं। डबल हो गया। डबल तो अचीव भी हुआ ना, उन्होंने 2.1 रखा, 1.5 गुना मतलब उससे 1.5% ज्यादा हो गया ना, 3.6। सेकंड में क्या था? लास्ट टाइम लिखा है ना, ठीक है, लिख लो वही। कितना नंबर से टारगेट? अच्छा, उसको वो कर दो, डैश छोड़ दो, कोई बता देंगे, उसको हम कर कंक्लूड करके बता देंगे, ठीक है। अचीव लिख लो इसमें 4.1%। अचीव्ड 4.1%। सफल योजना। और इस मॉडल को कहा गया था पीसी महालनोबिस। P.C. महालनोबिस। और इनका एक टारगेट और था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अचीव करना, जिसमें ये फेल हो गए थे। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इसमें देखो जो मेन इंपॉर्टेंट है, कम से कम रेंज है, ठीक है, और एक मेन इंपॉर्टेंट है कौन से मॉडल पे बेस थी, ठीक है। महालनोबिस का नाम बहुत ज्यादा आता है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? खोजी में मेन फोकस एरिया रहती है, ठीक है। किसी भी प्लान में आपको रेंज पता हो, किस मॉडल पे बेस था, और मेजर फोकस एरिया क्या था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत रेयरस्ट ऑफ रेयर पूछे गए पुराने, उससे कभी पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि अब उनका मतलब नहीं रहा ना आज के टाइम में। आज के टाइम में जो पॉलिसी में आएंगी उसका क्रिटिसिज्म, उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बंद कर देना, स्टॉप।